नमस्कार, प्रतिदिन अखबार संपादकीय ऑडियो में आपका स्वागत है। एक देश में गिरफ्तारी के 3 विधान कितने जायज़ हैं? दैनिक भास्कर। भारत-अमेरिका के बीच दोस्ती का नया दौर। दैनिक जागरण। नशे का हथियार जनसत्ता। अर्थव्यवस्था के सामने बेरोजगारी की चुनौती। मणिपुर को बचाइए राष्ट्रीय सहारा। जीवंत भारतीय लोकतंत्र हिंदुस्तान। घरेलू बचत बढ़ाकर तेज कर सकते हैं आर्थिक विकास। अब आर्टिकल विस्तार से। एक देश में गिरफ्तारी के 3 विधान कितने जायज़ हैं? दैनिक भास्कर। विराग गुप्ता, लेखक और वकील। खिलाड़ियों के लिए इंटरनेशनल मेडल जीतना आसान है, लेकिन भारत में न्याय मिलना मुश्किल है। आंदोलन के तेवर ढीले होने के बावजूद यह यक्ष प्रश्न के जवाब से इस यक्ष प्रश्न के जवाब से सरकार के लिए बचना मुश्किल होगा। ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ दर्ज एफआईआर में खिलाड़ियों के बयान के साथ कोच, रेफरी और परिवारजनों की गवाही भी है। शिकायत से साफ है कि यौन उत्पीड़न के मामले की जानकारी खेल मंत्री व प्रधानमंत्री को दी गई थी। सियासत के साथ इस मामले में फेक न्यूज़ की एंट्री के बाद 6 मुद्दों की समझ जरूरी है। नंबर 1, चार्जशीट के बाद तारीख पे तारीख। पॉक्सो और यौन उत्पीड़न से जुड़े गंभीर मामले में सुप्रीम कोर्ट के सख्त रुख के बाद एफआईआर के दर्ज होने के बावजूद सिंह की गिरफ्तारी नहीं होने से साफ है कि सरकार के हाथ कानून से भी लंबे होते हैं। देश-विदेश में घटित कई साल पुराने मामले में कामचलाऊ चार्जशीट दायर करने के बाद गिरफ्तारी का मुकदमा दफन हो जाएगा। मुख्तार अंसारी को 31 साल बाद सजा हुई है, इसलिए कई दर्जन मुकदमों को हैंडल करने वाले ब्रजभूषण के लिए इन मामलों को कोर्ट में घसीटना बाएं हाथ का काम होगा। जिन पीड़ित महिलाओं को एफआईआर दर्ज कराने में कई साल लग गए, उनके परिवारजन कई दशकों की मुकदमेबाजी कैसे झेल पाएंगे? नंबर 2, ब्रजभूषण के खिलाफ कदाचार का मामला दर्ज हो। मुंबई की सेशन कोर्ट के हालिया फैसले के अनुसार महिला की फिगर पर कमेंट करना भी यौन उत्पीड़न है। एफआईआर के लज्जाजनक विवरण के अनुसार सिंह के साथ कुश्ती संघ के सचिव ने भी महिला खिलाड़ियों के करियर से खिलवाड़ करने का दुस्साहस किया था। अंतर्राष्ट्रीय खेलों में भारत की शान और महिलाओं की आन पर प्रहार के लिए सिंह के खिलाफ सरकार को नए तरीके से मामले दर्ज करना चाहिए। नंबर 3, कंटेम्प्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट। महिलाओं की सुरक्षा के लिए बने कानूनों का बड़े पैमाने पर दुरुपयोग हो रहा है, लेकिन 2 दर्जन मेडल जीतने वाली खिलाड़ी उगाही या ब्लैकमेलिंग के लिए ऊंचे आरोप लगाएंगी। ऐसी सोच खतरनाक है। उत्तर प्रदेश पुलिस ने ब्रजभूषण सिंह को हिस्ट्री शीटर घोषित किया था। उसके खिलाफ डकैती, मर्डर, चीटिंग, जालसाजी और भूमाफिया जैसे संगीन अपराधों के 38 से ज़्यादा मामले दर्ज थे। कानून के तहत भारत के आधे खेल संघों में आंतरिक शिकायत समिति का गठन नहीं होना सिस्टम की नाकामी के साथ न्यायालय की अवमानना है। नंबर 4, अंतर्राष्ट्रीय सेंटिमेंट्स गड़बड़ाने से आर्थिक प्रगति बाधा होगी। अमेरिका, चीन और जापान जैसे देशों ने आर्थिक प्रगति के साथ खेलों के मोर्चे पर असाधारण उपलब्धियां हासिल की हैं, जबकि भारत में खिलाड़ी गंगा में पदक बहाने की धमकी दे रहे हैं। आईओए, अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती संघ और विश्व कप जीतने वाली क्रिकेट टीम के बयानों से जाहिर है कि महिला पहलवानों के मामले को असंवेदनशील तरीके से हैंडल करने के नए तरीके के हौसले के साथ अंतर्राष्ट्रीय सेंटिमेंट्स गड़बड़ाने से देश की प्रगति बाधित हो सकती है। नंबर 5, एक देश में गिरफ्तारी के 3 विधान। भारत में गिरफ्तारी से जुड़े 3 मामलों के 3 विधान है। पहला, मनमौजी तरीके से गिरफ्तार होने वाले गरीब, जिन्हें सिस्टम से न्याय नहीं मिलने के बारे में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को कई बार ध्यान दिलाया। दूसरा, आर्यन खान जैसे मलाईदार मामलों में जेल और बेल का देशव्यापी गोरखधंधा। और तीसरा, सियासी गिरफ्तारियों की सुर्खियां बटोरते बेल मामले और लंबी संवैधानिक बहसें। सांसद के नाते ब्रजभूषण सिंह को गिरफ्तारी से बचाव का कोई संवैधानिक अधिकार नहीं है। सिंह की गिरफ्तारी नहीं होना अगर जायज़ है, तो फिर यह सवाल भी उठ सकता है कि एक देश एक विधान के तहत यौन उत्पीड़न से जुड़े दूसरे मामले में गिरफ्तारी का रिवाज खत्म होना चाहिए। नंबर 6, बेहतर गवर्नेंस से सेंगोल को सफल बनाएं। संघ के मुखपत्र ऑर्गेनाइजर के अनुसार सिर्फ हिंदुत्व और राष्ट्रवाद के सहारे अगले चुनाव में भाजपा की जीत मुश्किल है। रेवड़ियों और लाभार्थियों के एजेंडे पर कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और अन्य क्षेत्रीय पार्टियों से मात खाने के बाद भाजपा को नए पोल सप्लीमेंट की जरूरत है। इसलिए अगले चुनाव में बेहतर गवर्नेंस की सियासी गुगली से कानून के शासन का ढोल पीटने का बड़ा स्कोप है। खाप महापंचायत की सियासत से पहले कानून के शासन की रक्षा के लिए सरकार जरूरी एक्शन ले, तो ही संसद में पवित्र सेंगोल की स्थापना का मकसद सही अर्थों में सार्थक होगा। भारत अमेरिका के बीच दोस्ती का नया दौर। दैनिक जागरण। हर्ष वी पंत, लेखक, ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन में अध्ययन एवं विदेश नीति प्रभाग के उपाध्यक्ष हैं। इस महीने अमेरिका जा रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा को लेकर उन दोनों देशों में खासा उत्साह है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन बीते दिनों जापान में G7 सम्मेलन के दौरान मोदी के दौरे को लेकर अपनी उत्सुकता भी व्यक्त कर चुके हैं। अमेरिकी दौरे पर मोदी कई प्रमुख कार्यक्रमों में शामिल होंगे और महत्वपूर्ण द्विपक्षीय समझौतों को अंतिम रूप देंगे। इस दौरान मोदी अमेरिकी संसद यानी
कांग्रेस को 2 बार संबोधित करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बन जाएंगे। यह सब भारत-अमेरिका रिश्तों के निरंतर आ रही प्रगाढ़ता और गर्मजोशी का संकेत है। विश्व के सबसे पुराने और सबसे विशाल लोकतांत्रिक देश के बीच बढ़ती नज़दीकी तेजी से बदल रहे वैश्विक ढांचे को भी प्रभावित कर रही है। सोमवार को व्हाइट हाउस ने भारतीय लोकतंत्र की जीवंतता एवं गतिशीलता का उदाहरण दिया है कि दिया कि विश्व विश्व भारत से सीखे कि लोकतंत्र को कैसे संचालित किया जाता है। व्हाइट हाउस की ये टिप्पणी कुछ पक्षों द्वारा भारतीय लोकतंत्र को बदनाम करने वालों और अमेरिका में उसे गलत स्वरूप में पेश करने वाले तत्वों को आईना दिखाने वाली है। अतीत में दोनों देशों के बीच रिश्तों में आड़े आने वाली हिचक भी अब बीती बात हो गई है। वहीं पाकिस्तान जैसे पहलुओं ने भी भारत-अमेरिकी रिश्तों की प्रकृति को प्रभावित करना बंद कर दिया है, क्योंकि वर्तमान स्थिति में पाकिस्तान स्वयं अपने अस्तित्व के लिए जूझ रहा है और वह वाशिंगटन में बैठे अमेरिकी नीति नियंताओं के साथ किसी भी प्रकार की सौदेबाजी की स्थिति में नहीं है। वहीं चीन की उभरती शक्ति के जवाब में अमेरिका को भी भारत जैसे साझेदार की कहीं अधिक आवश्यकता है। यही कारण है कि अमेरिकी संसद ने एक संकल्प पारित कर भारत को नाटो प्लस का सदस्य बनाने की पेशकश की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में अमेरिका के साथ भारत के संबंध एक नए दौर में दाखिल हुए। इसमें मोदी की निजी सक्रियता और मानवीय और आत्मीय भाव ने अहम भूमिका निभाकर भारत के सामरिक, कूटनीतिक एवं व्यापारिक हितों को पोषित किया है। पीएम मोदी ने द्विपक्षीय रिश्तों में विश्वास की ऐसी ढाल बनाई है जिससे यूक्रेन युद्ध की तपश में भी भारत के हितों पर आँच नहीं आने दी। यूक्रेन युद्ध को लेकर पश्चिम, विशेषकर अमेरिका का काफ़ी कुछ दांव पर लगा है, लेकिन उसके बावजूद रूस के मामले में भारत वाशिंगटन से आवश्यक ढील हासिल करने में सफल रहा है। वैश्विक ढांचे को हिला देने और विश्व को ध्रुवीकृत कर देने वाले इस युद्ध में भारत सभी खेमों के साथ सहज रहा है। वस्तुतः व्यावहारिकता की कसौटी दोनों देशों के रिश्तों को प्रगाढ़ बना रही है। दोनों एक दूसरे को अपरिहार्य मान रहे हैं। जहां चीन की बढ़ती आक्रामकता और जल्द से जल्द महाशक्ति बनने की महत्वाकांक्षा अमेरिका की चिंता बढ़ा रही है और उस चिंता के निदान में उसे भारत एक अहम साझेदार दिख रहा है, वहीं भारत भी आत्मनिर्भर बनने के लिए अमेरिकी मदद से उम्मीद लगाए बैठा है। रक्षा सहयोग और आर्थिक सहयोग और आर्थिक प्रगति का आधार भारत अमेरिका संबंधों की दिशा निर्धारित करने में निर्णायक पहलुओं की भूमिका निभा रहे हैं। भारतीय अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन का हालिया भारत दौरा इसे पुनः रेखांकित करने वाला रहा है। ऑस्टिन का यह दौरा एक प्रकार से प्रधानमंत्री मोदी की अमेरिका यात्रा की आधारशिला रखने वाला सिद्ध हुआ है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि वैश्विक विनिर्माण महाशक्ति बनने और मेक इन इंडिया जैसी अपनी मुहिम को सफल बनाने के लिए भारत को अमेरिकी आर्थिक एवं तकनीक सहयोग की आवश्यकता है। आत्मनिर्भर भारत की अवधारणा को साकार रूप देने के लिए भी अमेरिकी सहयोग महत्वपूर्ण है। आर्थिक मोर्चे से इतर सामरिक स्तर पर भारत अमेरिका का साथ भी भारत के लिए उतना ही आवश्यक है। न केवल घरेलू रक्षा उत्पादन बल्कि हिंद प्रशांत क्षेत्र भी हिमालयी मोर्चे से चीनी आक्रामकता से निपटने के लिए भारत को अमेरिका की आवश्यकता है और चीन की काट के लिए अमेरिका को भारत की। चीन हेकड़ी के शिकार जापान, ताइवान और ऑस्ट्रेलिया जैसे अपने रणनीतिक सहयोगियों के बीच अपनी साख को कायम रखने के लिए अमेरिका के लिए जरूरी हो जाता है कि वह चीन के विरुद्ध एक विश्वसनीय साथी के रूप में दिखे। इसमें डोकलाम से लेकर लद्दाख में चीन के सामने मजबूती से अड़ा रहा भारत उसके लिए बहुत उपयोगी सिद्ध हो सकता है। भारत और अमेरिका की साझेदारी और चीन के विरुद्ध मोर्चाबंदी अब द्विपक्षीय परिधि से बाहर निकलकर बहुपक्षीय स्तर पर भी असर दिखा रही है। क्वाड से लेकर I2U2 जैसे मंच इसके प्रत्यक्ष प्रमाण हैं। इन कूटनीतिक मंचों से इधर अमेरिका भारत की रक्षा आवश्यकताओं की संवेदनशीलता को भी बखूबी समझ रहा है। वह इससे अनभिज्ञ नहीं हो सकता है कि अपनी सामरिक आपूर्ति के लिए रूस पर निर्भरता ने यूक्रेन युद्ध को लेकर भारत के रुख को प्रभावित किया। वहीं भारत भी इससे अनदेखा नहीं कर सकता कि रूसी तकनीकी समय की कसौटी पर सवालों के घेरे में है। इससे वह भी अमेरिका, फ्रांस और इजरायल जैसे सामरिक साझेदारों के साथ संभावनाएं तलाश रहा है। इसी साल जनवरी में अमेरिका ने महत्वपूर्ण, क्रिटिकल और उभरती हुई तकनीकों के मोर्चे पर भारत के साथ सहयोग बढ़ाने पर सहमति जताई। इसके साथ ही दोनों देश रक्षा सहयोग में साझा विकास एवं साझा उत्पादन की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। इसकी पुष्टि ऑस्टिन के दौरे से भी हुई, जिस दौरान भविष्य में रक्षा उत्पादन की अत्याधुनिक तकनीक के शीघ्र हस्तांतरण के साथ ही सुरक्षा बलों की आवश्यकता के अनुसार हथियारों के निर्माण की योजना को अंतिम रूप दिया गया। माना जा रहा है कि इसी सिलसिले में प्रधानमंत्री मोदी के अमेरिकी दौरे पर युद्धक विमानों में उपयोग होने वाले इंजनों के भारत में निर्माण के लिए अमेरिकी कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक और देसी दिग्गज हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के बीच अनुबंध को हरी झंडी दिखाई जा सकती है। ऑस्टिन का यह बयान कि भारत के साथ रक्षा सहयोग में कई चुनौतियां इससे लेकिन उससे कहीं ज़्यादा अवसर हैं भी उस काफ़ी कुछ कहता है। नशे का हथियार जनसत्ता। सीमा पार से आतंकियों की घुसपैठ और इस रास्ते भारत को अस्थिर करने की मंशा से पाकिस्तान स्थित ठिकानों से आतंकवादी गिरोह किस किस तरह की हरकतें करते
करते रहते हैं, ये किसी से छिपा नहीं है, लेकिन पिछले कुछ समय से उन्होंने एक नए हथियार को आज़माना शुरू कर दिया है। यह हथियार है मादक पदार्थों को भारत में भेजना, ताकि उनकी ओर आकर्षित होने वालों को नशे तक आकर्षित होने वालों की नशे तक पहुँच आसान पहुँच बने। गौरतलब है कि सभी कोई सीमा सुरक्षा बल ने पंजाब के अमृतसर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा के नज़दीक एक पाकिस्तानी ड्रोन को मार गिराया और 3 किलो से ज़्यादा करीब 21 करोड़ रुपए की हेरोइन बरामद की। ऐसा नहीं है कि ऐसी यह कोई पहली घटना है। भारत के सीमावर्ती इलाकों में ड्रोन या अन्य तरीकों से पाकिस्तानी सीमा क्षेत्र से घुसपैठ या मादक पदार्थों की खेप भेजने की कोशिश में आए दिन लोग पकड़े जाते हैं या ड्रोन को मार गिराया जाता है। पिछले महीने ही केरल में के समुद्र तट पर स्वापक नियंत्रण ब्यूरो ने एक पाकिस्तानी नागरिक को लगभग 1200 करोड़ रुपए मूल्य के मादक पदार्थों के साथ पकड़ा था। पिछले डेढ़ दो दशकों से पंजाब किस तरह नशे की गिरफ्त में रहा है और इसका वहाँ के आम लोगों के जीवन पर कैसा असर पड़ा है, ये छिपा नहीं है। बल्कि ये कहा जा सकता है कि अगर किसी समाज की ज़्यादातर आबादी को किसी नशे की लत में डुबा दिया जाए, तो हर स्तर पर उसका विकास अपने आप ही बाधित हो जाएगा। पंजाब का उदाहरण सामने है, जहाँ युवाओं सहित भारी तादाद में लोग अलग-अलग तरह के नशे के शिकार हो गए। अब ड्रेस अ, अब इस ओर ध्यान दिए जाने के बाद वहाँ के लोगों के सामने इस समस्या को पार पाना एक बड़ी चुनौती हो गई है। हालाँकि पंजाब के लोग खुद भी अब अपने स्तर पर मादक पदार्थों के खिलाफ जागरूक हो रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठनों के सरगनाओं ने नशे के असर से पैदा होने वाली कमजोरियों की पहचान कर ली है और वे पंजाब सहित जम्मू कश्मीर में भी ड्रोन घुसपैठ या किसी अन्य जरिए से मादक पदार्थों की तस्करी कर रहे हैं। दरअसल ऐसा करने वालों को इस बात का खूब अंदाजा है कि मादक पदार्थों के नशे की चपेट में आए लोग किसी भी देश के लिए कैसे समस्या बन सकते हैं। इस संजाल में फंसने वाले किशोरों और युवाओं को आसानी से किसी आपराधिक गतिविधि की ओर धकेला जा सकता है, देश के खिलाफ प्रतिगामी विचारों से अनुकूलित किया जा सकता है। शायद यही वजह है कि पाकिस्तानी सीमा के भीतर से काम करने वाले आतंकी गिरोह और एक और जम्मू कश्मीर की से घुसपैठ की रणनीति पर काम करते हैं। वहीं पंजाब के रास्ते भी भारत में चुपचाप और आधुनिक तकनीकी का सहारा लेकर मादक पदार्थों की खेप भेज देते हैं। बल्कि अब कश्मीर में भी चुपके से वहाँ के युवकों तक नशीले पदार्थ पहुँचाए जा रहे हैं, ताकि उनका लती बनाकर उनसे अपनी मंशा पूरी कराई जा सके। यह सच है कि आतंकवाद के खिलाफ भारत ने जब से सख्त रुख अख्तियार किया है, तब से पाकिस्तान स्थित ठिकानों से अपनी गतिविधियां संचालित करने वाले आतंकी गिरोहों के लिए प्रत्यक्ष आतंकी वारदात को अंजाम देना मुश्किल होने लगा है और ऐसी घटनाओं में कमी आई है। इसलिए अब वे यहाँ के युवाओं को मादक पदार्थों के संजाल में फंसाकर दूसरे स्तर से बड़ा नुकसान पहुँचाना चाहते हैं। जाहिर है, सरकार को अब इस मोर्चे पर भी हर वक्त सजग रहने की ज़रूरत है। अर्थव्यवस्था के सामने बेरोजगारी की चुनौती। सरोज कुमार। कोई अवस्था लंबी अवधि तक बनी रहे तो उसके प्रति सहज भावना पैदा होने लगती है। यह सहजता धीरे-धीरे स्थायी हो जाती है। एक सीमा के बाद दर्द का एहसास न होना इसी प्रक्रिया का परिणाम है। बेरोजगारी के साथ भी कुछ ऐसा ही प्रतीत होता है। अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी का स्थायी भाव अच्छा संकेत नहीं है। विगत वर्ष 2022-23 के दौरान मासिक अ, औसत बेरोजगारी दर 7.6% के उच्च स्तर पर बनी रही, लेकिन कहीं से कोई खास विमर्श का स्वर सुनाई नहीं पड़ा। ऐसा लगता है कि शायद बेरोजगारी का एहसास जाता रहा। यह मानव मन में बेरोजगारी के सहज हो जाने का संकेत है। बेरोजगारी का स्थायी भाव अस्थिरता है। यानी बेरोजगारी जितनी स्थायी होगी, स्थिरता उतनी ही बढ़ती चली जाएगी। अस्थिरता क्या कुछ बताती है, बताने की ज़रूरत नहीं है। अ, म मन मनोभावों के बदलने से आँकड़े नहीं बदलते, अलबत्ता आँकड़े मनोभावों को बदल देते हैं। बेरोजगारी का सवाल आँकड़ों से आगे का है और मानव मन आज इसी सवाल में उलझ कर रह गया है। बेरोजगारी के आँकड़े इतने भारी हो गए हैं कि अब इन्हें ना तो मानवीय मन ढो पाने की स्थिति में है और ना ही अर्थव्यवस्था है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी CMIAI के अनुसार बीते वित्त वर्ष में उपभोक्ता मनोभाव सूचकांक की औसत मासिक वृद्धि दर 2.68% रही। इस धीमी वृद्धि दर का परिणाम है कि उपभोक्ता मनोभाव सूचकांक महामारी से पूर्व के स्तर पर आज तक नहीं पहुंच पाया। मौजूदा वित्त वर्ष के अंत तक भी उस स्तर तक पहुंचने की संभावना कम है। महामारी से ठीक पहले फरवरी 2020 में उपभोक्ता मनोभाव सूचकांक 105.3 पर था, जो मार्च 2023 में 89.18 पर दर्ज किया गया। मानसून पर संभावित अल नीनो प्रभाव और निजी निवेश में अनवरत सुस्ती के मद्देनज़र मौजूदा वित्त वर्ष में भी उपभोक्ता मनोभाव सूचकांक का संभवतः यही हल रहने वाला है। उपभोक्ता मनोभाव का ऊपर उठना आमदनी पर निर्भर करता है और ऊंची बेरोजगारी दर इसकी संभावना को धूमिल कर देती है। जाहिर है, इसका असर अर्थव्यवस्था पर होगा और अर्थव्यवस्था का असर मानव जीवन
पर सामाजिक ताने-बाने पर बीते वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही में विकास दर घटकर 4.4% रह गई और चौथी तिमाही में इसके और नीचे जाने की आशंका है। वैश्विक मंदी की आशंकाओं के बीच मौजूदा वित्त वर्ष का परिदृश्य भी सुखद नहीं है। वैश्विक वित्तीय एजेंसियों में ने वैश्विक वित्तीय एजेंसियों ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए भारत की वृद्धि दर के अनुमान घटा दिए हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ने 6.1% के अपने अनुमान को घटाकर 5.90% कर दिया है। विश्व बैंक ने 6.6% के अनुमान को घटाकर 6.3% और एशियन डेवलपमेंट बैंक (एडीबी) ने अपने अनुमान को 7.2% से घटाकर 6.4% किया है। नोमुरा के अनुसार भारत की वृद्धि पर मौजूदा वित्त वर्ष में 5.3% रहनी है। बेशक भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने मौजूदा वित्त वर्ष की अपनी पहली नीतिगत समीक्षा में विकास दर अनुमान को 6.4% से बढ़ाकर 6.5% किया, लेकिन विशेषज्ञों की नज़र में यह अति आशावादी आंकड़ा है। बेरोजगारी दर के आंकड़े दो प्रवृत्तियों से प्रभावित होते हैं: श्रमिक भागीदारी दर और रोजगार सृजन। श्रम बाजार में श्रमिकों की भागीदारी बढ़ गई है और उसके अनुसार रोजगार सृजन नहीं हुआ तो बेरोजगारी दर ऊंची दिखेगी। रोजगार सृजन भी नहीं हुआ है मगर श्रमिक भागीदारी घट गई तो बेरोजगारी दर नीचे दिखेगी। लेकिन यहाँ तो श्रमिक भागीदारी घटने के बाद भी बेरोजगारी दर बढ़ रही है। CMIE के अनुसार मार्च 2023 में श्रमिक भागीदारी दर घटकर 39.8% रह गई, जो फरवरी 2023 में 39.9% थी। लेकिन बेरोजगारी दर फरवरी के 7.5% से बढ़कर मार्च में 7.8% हो गई। अप्रैल 2023 में श्रमिक भागीदारी दर और बेरोजगारी दर दोनों में वृद्धि हुई। श्रमिक भागीदारी दर मार्च 2023 के 39.8% से बढ़कर अप्रैल 2023 में 41.98% दर्ज की गई और बेरोजगारी दर फरवरी 2023 के 7.8% से बढ़कर मार्च 2023 में 8.11% हो गई। अप्रैल 2023 में श्रमिक भागीदारी दर पिछले 3 सालों में सर्वाधिक है। महामारी की शुरुआत यानी मार्च 2020 में श्रमिक भागीदारी दर 41.9% थी और तब बेरोजगारी दर 8.74% थी। उसके बाद से श्रमिक भागीदारी दर लगातार 41% से नीचे रही है। अप्रैल 2023 का यह रुझान आगे टिका रहेगा। संभावना कम है। सवाल उठता है कि आखिर बेरोजगारी की समस्या स्थायी क्यों होती जा रही है और इसका समाधान क्या है? आर्थिक उदारीकरण का दौर शुरू होने के बाद से भारत का सार्वजनिक क्षेत्र लगातार सिमट रहा है। ऐसे में रोजगार पैदा करने का दारोमदार निजी क्षेत्र पर है। निजी क्षेत्र मुनाफे के लिए काम करता है। निवेश तभी करता है जब मुनाफे के साथ लागत की वापसी का भरोसा हो। मुनाफा तभी होगा जब बाजार में मांग हो। मांग तब होगी जब लोगों की जेब में पैसे हों। बाजार में आज मांग की स्थिति मंद हो चली है। मांग पर पहली बड़ी मार नोटबंदी और जीएसटी के कारण पड़ी। रही सही कसर महामारी ने पूरी की। अर्थव्यवस्था में 30% और रोजगार में 40% की हिस्सेदारी रखने वाले एमएसएमई क्षेत्र की इकाइयों पर ताले लगने लगे। सरकार की तरफ से फरवरी 2023 में राज्यसभा में एक प्रश्न के उत्तर में दिए गए आंकड़े के अनुसार वित्त वर्ष 2019-20 से लेकर वित्त वर्ष 2022-23 तक 17,452 से अधिक एमएसएमई इकाइयां बंद हो गईं। सर्वाधिक 10,655 इकाइयां अकेले 2022-23 में बंद हुई। सरकार ने मौजूदा वित्त वर्ष के बजट में एमएसएमई क्षेत्र के लिए 22,140 करोड़ रुपए का आवंटन किया, जिसका परिणाम आना अभी बाकी। रूस यूक्रेन युद्ध के कारण आपूर्ति श्रृंखला बाधित हुई तो महंगाई चरम पर पहुंच गई। मांग को नीचे लाने में इसका भी बड़ा योगदान है। मांग न होने से विनिर्माण क्षेत्र अपनी मौजूदा स्थापित क्षमता का भी इस्तेमाल नहीं कर पा रहा है। नई क्षमता जोड़ना तो दूर की बात। ऐसे में नौकरियों की सृजन प्रक्रिया पर विराम सा लग गया है। भारत में रोजगार मुहैया कराने के लिहाज से कृषि क्षेत्र महत्वपूर्ण है। अर्थव्यवस्था का यह इकलौता क्षेत्र है जो घाटे के बावजूद बंद नहीं होता है। यहाँ श्रम शक्ति का लगभग 45 से 50% हिस्सा रोजगार पाता है। कृषि क्षेत्र में ज़्यादातर रोजगार मौसमी होते हैं। फिर भी इस क्षेत्र को अधिक प्रोत्साहन और समर्थन दिया जाए तो भारत की बेरोजगारी की समस्या काफ़ी हद तक सुलझ सकती है। सरकार के लिए यह प्राथमिकता का क्षेत्र होना चाहिए, लेकिन स्थिति इसके उलट है। मौजूदा वित्त वर्ष के बजट में कृषि क्षेत्र का आवंटन घटाकर कुल बजट का 2.7% कर दिया गया, जबकि 2022-23 में यह आवंटन कुल बजट का 3.36% था। धनराशि के मामले में हालांकि आवंटन पिछले वित्त वर्ष से संशोधित अनुमान के मुकाबले 4.7% अधिक था, लेकिन पिछले वित्त वर्ष के बजटीय प्रस्ताव से 7% कम। दूसरी तरफ कुल श्रम शक्ति के लगभग 12% हिस्से को रोजगार देने वाले विनिर्माण क्षेत्र के लिए सभी सुविधाएं सुलभ हैं। वर्ष 2016 में आईबीसी कानून पर लाया गया। सितंबर 2019 में कॉरपोरेट कर 30% से घटाकर 22% कर दिया गया तो उसका एक बड़ा हिस्सा परोक्ष रूप से बड़ी कंपनियों को मदद पहुंचाने के लिए है। निजी क्षेत्र फिर भी नौकरियां पैदा नहीं कर पा रहा है। निजी नीति नियंताओं को इस नीतिगत विफलता पर नए सिरे से मंथन करना चाहिए और रोजगार पैदा करने वाले क्षेत्रों को समर्थन देकर बेरोजगारी की समस्या का स्थायी समाधान खोजना चाहिए। मणिपुर को बचाइए, राष्ट्रीय सहारा।
दुर्भाग्यपूर्ण है कि मणिपुर देश के स्पंदित लोकतंत्र में जातीय हिंसा से लहूलुहान विद्रूप चेहरा बना हुआ है। यह विवाद ऊपरी तौर पर प्रदेश के शीर्ष न्यायालय की एक टिप्पणी पर एक पक्ष के विरोध में लोकतांत्रिक अधिकारों को सहन न करने और दूसरे पक्ष के उसी लोकतांत्रिक तरीके से प्रतिक्रिया देने के बजाय मुठभेड़ करने के तरीकों से उत्पन्न हुआ। प्रदेश की 53% मेड़ती आबादी जो हिंदू है को हाईकोर्ट ने 4 हफ्ते के भीतर अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने का निर्देश सरकार को दिया था। इसको वहाँ की 40% कुकी आबादी ने भूवन संपदा पर अपने नैसर्गिक अधिकार में छीने झपटी माना और मणिपुर जल उठा। हजारों लोग विस्थापित होकर अपने ही घर में शरणार्थी हो गए। यहाँ एक सवाल है कि इस मामले को शांतिपूर्ण तरीके से हल नहीं किया जा सकता था क्या, जबकि प्रदेश को लोकतांत्रिक व्यवस्था में दशकों से रहने का तजुर्बा हासिल था। सवाल यह भी है कि इससे आगे कैसे निकला जाए। केंद्र सरकार ने अपनी तरफ से रिटायर्ड न्यायमूर्ति अजय लांबा के नेतृत्व में 3 सदस्यीय जांच आयोग का गठन किया है। इससे विवाद की वजह और हिंसा से क्रमिक उफानों इन्हें रोकने में कोताही के स्तर और जवाबदेही चिन्हित करते हुए सरकार के जवाब भी लेने। इसकी रिपोर्ट 6 महीने में देनी है। आयोग में जिस तरह से पूर्व नौकरशाह एवं पूर्व खुफिया अधिकारी को जगह दी गई है, उससे यही ध्वनित होता है कि सरकार उचित निदान के पक्ष में है। हालांकि विवाद के व्यापक होते पाठ को देखते हुए लगता है कि मणिपुर में केवल आरक्षण की बात नहीं है। बहुसंख्यक धार्मिक समुदाय बनाम आदिवासी किंतु अपेक्षाकृत कम आबादी वाले कुकी समुदाय की जमीन जंगल पर वर्चस्व के साथ सामाजिक धार्मिक मतों की स्वतंत्रता का भी विवाद है। एक तीसरा कोण नागा है, जो बहुत सारे कुकी समुदाय को म्यांमार से आया बताकर उन्हें अपनी जमीन पर कब्जा किया हुआ मानते हैं। केंद्र सरकार के पास स्वायत्त क्षेत्रीय परिषद का गठन का रास्ता है, जो इस सूरत हाल में लाजमी है। यह अन्यत्र जगह पर भी उपादेय साबित हुआ है, पर इसकी सहमति में कई पेंच हैं। साथ ही सरकार को अपनी कार्रवाई से यह भरोसा भी दिलाना है कि वह मणिपुर में विशुद्ध हिंदू प्रदेश बनाने की जगह प्रदेश की शांति, समृद्धि और प्रगति की हिमायती है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अपील पर दोनों समुदायों के भरोसे से यह ध्वनित भी होता है। जीवंत भारतीय लोकतंत्र हिंदुस्तान। व्हाइट हाउस के एक वरिष्ठ अधिकारी जॉन किर्बी ने भारतीय लोकतंत्र की सराहना करते हुए जो कुछ कहा वह न सिर्फ स्वागत योग्य है, बल्कि इससे उन तमाम भारत विरोधी देशों की आंखें खुल जानी चाहिए जो रह रहकर दुनिया के इस सबसे विशाल लोकतंत्र और इसकी शासन व्यवस्था पर उंगलियां उठाते रहते हैं। किसी के किर्बी ने तो यहाँ तक कह दिया कि जिन्हें संदेह हो वे दिल्ली घूमकर इसकी तस्दीक कर लें। वैसे तो भारत को किसी के प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं है, पर हिंदुस्तानी जमहूरियत कितनी जीवंत है इसका पता इसी तथ्य से लगाया जा सकता है कि आज़ादी के बाद से आज तक यहाँ सत्ता का हस्तांतरण हर बार शांतिपूर्ण तरीके से और पूरी गरिमा के साथ हुआ। यही नहीं, यहाँ के मतदाताओं की परिपक्वता की एक बानगी यह भी है कि राजधानी दिल्ली में ही मुल्क के निजामत के लिए जब उन्होंने भाजपा के अटल बिहारी वाजपेयी को चुना था, तब सूबे की कमान कांग्रेस की शीला दीक्षित को सौंपी थी। आज भी इसी क्रम में दो विरोधी सियासी जमातों के नरेंद्र मोदी और अरविंद केजरीवाल पदारूढ़ हैं। भारतीय लोकतंत्र 75 वर्षों का अपना सफर पूरा कर चुका है और दुनिया आज यदि किसी परिपक्वता व समावेशिता को सलाम कर रही है तो बहुत बहुत बड़ा श्रेय हमारे पुरखों द्वारा सौंपी गई उस पवित्र पुस्तक को जाता है जिसे हम संविधान कहते हैं। इस पुस्तक ने समाज के हाशिए पर जीने वाले और महलों में पैदा नागरिकों में कोई फर्क नहीं रहने दिया। बीते 75 वर्षों में हाशिए के समाज ने शासन के केंद्र में अपनी कैसी गरिमामयी जगह बनाई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उसकी सबसे बड़ी प्रतीक है। इन 7.5 दशकों में सत्ताएं बदलीं, शासक बदले, मगर एक छोटे से अंतराल को छोड़ दें तो देश के राजनीतिक नेतृत्व ने पक्ष प्रतिपक्ष की भूमिका में यहाँ लोकतंत्र की जड़ों को ही सींचने का काम किया है। इसी का नतीजा है कि हमारे पड़ोस के छोटे छोटे देश जब इस शासन प्रणाली को संभालने में नाकाम दिखते हैं, तब हम एक लैंप पोस्ट की तरह हैं। मगर निष्पक्ष न्यायपालिका, स्वायत्त संस्थाओं के बावजूद हमें एक आदर्श लोकतंत्र बनाने के लिए लंबा सफर तय करना है। लोकतंत्र की सफलता सिर्फ चुनावी जनादेश के आधार पर सत्ता हस्तांतरण में निहित नहीं है। उसकी कामयाबी आखिरी आदमी की आवाज़ सुनने और उसे त्वरित न्याय देने में है। इस कसौटी पर खरा उतरना आसान नहीं है। हम उस बात को नज़रअंदाज नहीं कर सकते कि दुनिया के बड़े देश जब हमारी तारीफ के पुल बांधते हैं, उसी वक्त कई अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट में यह भी जताती हैं कि किन किन मामलों में कितने सुधार की दरकार है। निस्संदेह हमारे पास दुनिया की सबसे बड़ी गरीब आबादी है और उसके लिए भरपेट भोजन एवं सम्मानजनक जीवन के साधन जुटाने की प्राथमिकता सब एक बड़ी चुनौती है। पर हमने आज़ादी के इन वर्षों में अपनी उपलब्धियों से दुनिया को चौंकाया है। अमेरिका व यूरोप की तारीफों और आलोचनाओं से परे अपने लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए तो हमें भी खुद कदम उठाने होंगे। भारत विशाल जनसंख्या, विविध आचार विचारों वाला देश है। इसमें अपराध भी होंगे और शिकायतें भी रहेंगी, पर लोगों को भी अपनी
पर लोगों को उनकी शिकायतों का संतोषजनक हल मिले, इसके लिए तंत्र को अधिकाधिक स्वायत्त और जवाबदेह कैसे बनाया जाए, जिससे इसे हम विकसित लोकतंत्र से ज़रूर सीख सकते हैं, सीखना ही चाहिए। घरेलू बचत बढ़ाकर तेज कर सकते हैं आर्थिक विकास। शिशिर गुप्ता, वरिष्ठ फेलो, CSEP। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज़ादी के 100वें साल यानी 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का आह्वान किया है। इस उपलब्धि को पाने के लिए अगले 25 वर्षों में हमें वास्तविक आय 8% प्रतिवर्ष की दर से बढ़ानी होगी। जाहिर है, यह पिछले 25 वर्षों में प्राप्त करीब 6% की दर से काफ़ी ज़्यादा है। अगर हम इसे मुमकिन बना पाते हैं तो भारत 1970 के बाद से ऐसा पाँचवां देश बन जाएगा जो 50 साल के दौरान साल दर साल 7% से अधिक की वृद्धि अपनी वास्तविक आय में करेगा। अब तक चीन, बोत्सवाना, कोरिया और सिंगापुर ऐसा कर चुके हैं। तेज़ी से विकास हासिल करने की तमाम शर्तों में एक ये भी है कि कारखानों, मशीनरी और बुनियादी ढांचे में निवेश बढ़ाए जाएँ। हमें सकल घरेलू उत्पाद (GDP) में लगभग 4.5 से 5% निवेश करने की ज़रूरत है ताकि 1% GDP बढ़ सके। इस प्रकार 8% की वृद्धि दर हासिल करने के लिए हमें 35 से 40% निवेश की दरकार होगी। इसका 90% हिस्सा हमें स्थानीय स्तर पर जुटाना होगा, जिसमें परिवारों की एक बड़ी भूमिका होगी। इसलिए तेज़ी से विकास हासिल करने के लिए परिवारों के लिए ज़्यादा बचत करना कहीं अधिक ज़रूरी है। यह तब और भी विचारणीय मसला हो जाता है जब 2010 से 2017 के बीच घरेलू बचत में GDP की 7% गिरावट की खबर हो और फिलहाल हमें मामूली वृद्धि देखी गई हो। भारत में घरेलू बचत आज़ादी के बाद से लगातार बढ़ रही है। यह साल 1951 में GDP का करीब 7% थी, जो 2010 में 25% के साथ अपने शिखर पर चली गई। इसके बाद इसमें गिरावट आई और ये 2017 में 18% हो गई। चूँकि आज़ादी के बाद कभी भी इसमें अधिकतम गिरावट 2% से अधिक नहीं रही है, इसलिए 7-8% की गिरावट कोई सामान्य बात नहीं है। मगर हम संरचनात्मक कारणों की अनदेखी भी नहीं कर सकते हैं। बेशक पिछले एक दशक में सुस्त GDP वृद्धि को इसके लिए कुछ हद तक ज़िम्मेदार ठहराया जा सकता है, क्योंकि जब आमदनी तेज़ी से बढ़ती है तो परिवार अधिक बचत भी करता है। मगर यही एकमात्र वजह नहीं हो सकती है, क्योंकि भारत अतीत में भी धीमी वृद्धि दर से गुजर चुका है और घरेलू बचत में इतनी गिरावट नहीं देखी गई थी। दिसंबर 2022 में सेंटर फॉर सोशल एंड इकोनॉमिक प्रोग्रेस द्वारा प्रकाशित इंडियाज़ न्यू ग्रोथ रेसिपी ग्लोबली कॉम्पिटिटिव लार्ज फर्म्स नामक एक अध्ययन पत्र में हमने बताया था कि घरेलू बचत में कमी की संरचनात्मक वजहों में एक कामकाजी उम्र की आबादी में नौजवानों की घटती हिस्सेदारी। साल 2001 में यह हिस्सेदारी 77% थी, जो 2021 में 73% हो गई। इस जनसांख्यिकी बदलाव के 2031 में घटकर 70% होने की आशंका है, जबकि ये नौजवान ही हैं जो पारंपरिक रूप से अधिक बचत करते हैं, इसलिए उनकी हिस्सेदारी घटने का अर्थ है समग्र घरेलू बचत में कमी। असल में घरेलू बचत तब सबसे अधिक होती है जब घर का मुखिया 45 वर्ष की उम्र छूने वाला होता है। कुछ अनुमान तो ये भी बताते हैं कि परिवार के मुखिया की आय के अनुपात में भारतीय परिवारों की बचत उस वक्त करीब 8 से 10% कम हो जाती है जब वह व्यक्ति 45 वर्ष की आयु पार कर लेता है। हालांकि यह व्यवहार असामान्य नहीं कहा जाएगा, क्योंकि इस उम्र में बच्चों की शादी, उच्च शिक्षा जैसे कई बड़े खर्च शुरू हो जाते हैं, जिससे परिवारों को अपनी बचत में काफ़ी हद तक अ, कतर-विरोध करनी पड़ती है। ज़ाहिर है, इससे इस जनसांख्यिकी वर्ग के महत्व एवं आय वृद्धि को यदि एकरूप बनाया जाए तो साल 2030 तक घरेलू बचत GDP की लगभग 20 से 24% हो सकती है। बेशक घरेलू बचत का यह स्तर वैश्विक मानकों के हिसाब से और 2000 के दशक के अंत में के चीन की तुलना में काफ़ी ज़्यादा है। फिर भी विकास की हमारी महत्वाकांक्षा बस इसी से पूरी नहीं हो सकती है। सरकार को ये चुनौती समझनी होगी और इसका समाधान करना होगा। धन्यवाद।